मेरा नाम जागृति पथरिया है। मैं अभी सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर। मेरा सिलेक्शन 2019 में हुआ था और मैंने 621 मार्क्स प्राप्त किए थे। एज अ मेडिको मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, क्योंकि जब आपका फर्स्ट मतलब सिलेक्शन होता है नीट में, तो उस टाइम आपको पता नहीं होता है कि आगे और आपको कितना स्ट्रगल करना है, लेकिन उस टाइम पे आप बहुत इतना लॉन्ग जर्नी ट्रैवल करके आए होते हो, तो आप में एक नया कॉन्फिडेंस आता है आगे की जर्नी को ट्रैवल करने का। तो वही मुझे अभी एक्चुअली फील होता है। फ्यूचर डॉक्टर के रूप में मैं अपने आप को ऐसे देखना चाहूँगी कि जैसे मेरे जो सीनियर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स जो हैं, वो कैसे अपने पेशेंट को ट्रीट करते हैं, उन पेशेंट और डॉक्टर के बीच में कितनी स्ट्रॉन्ग मतलब डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसे ही प्रैक्टिस करूँ और एक अच्छी डॉक्टर बनूँ, अपने स्टैट के साथ, अपने एप्रेन के साथ हॉस्पिटल में एंटर करूँ। जैसे मेरे सीनियर्स जिस तरीके से इतने अच्छे से पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी वैसे ही ट्रीट करूँ। 12th क्लास में मेरी एज 17 ईयर्स कंप्लीट नहीं थी, जो कि नीट के एग्ज़ाम देने के लिए ज़रूरी होती है। तो उस टाइम पे मैं 12th के साथ नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकती थी, तो इससे थोड़ा डिप्रेशन भी आया। मुझे लगा कि मैं नहीं दे पाऊँगी 12th का एग्ज़ाम नीट के साथ। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं 12th के साथ ही नीट क्रैक करूँ और मेडिकल कॉलेज में एंटर करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो मैंने ये सब साइड में रख के अपना पूरा फोकस 12th बोर्ड्स पे दिया और बोर्ड्स में मेरे 88% आए और मैं RBSC बोर्ड से दी, हिंदी मीडियम से। फिर उसके बाद मैंने नीट की प्रिपरेशन पे ध्यान दिया और फिर उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ड्रॉप दिया, मतलब फर्स्ट बार नीट का एग्ज़ाम दिया, तो मेरे 507 मार्क्स आए। लेकिन उस टाइम पे 540 कट ऑफ गई। फिर मैंने सेल्सियस से फर्स्ट ड्रॉप लिया। फिर उसके बाद जब नीट का एग्ज़ाम दिया तो 507 मार्क्स आए, लेकिन उस टाइम पे कट ऑफ 540 थी, तो मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया, कोई कॉलेज नहीं मिला। लेकिन फिर मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की और बहुत अच्छे से पढ़ाई की। फिर उसके बाद जब मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया तो 621 मार्क्स आए और फिर उसके बाद मुझे JLN मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ। नीट का एग्ज़ाम एक्चुअली इतना टफ़ नहीं होता है, हम इसे टफ़ बना देते हैं। अगर आप शुरू से ही अपने पढ़ाई को लेके सीरियस नहीं है, डेडिकेट नहीं है या डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, और तो ये हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा ही। तो आप शुरू से ही इसमें मेहनत कीजिए। अगर आपको पता है हमें नीट का एग्ज़ाम देना है, तो आप स्टार्टिंग से ही मतलब 11th क्लास से ही स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना, और अपना फोकस बोर्ड पे तो ध्यान देना ही है, लेकिन साथ में नीट की प्रिपरेशन में भी ध्यान देना है। तो तब आपको ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, आप बोर्ड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान नहीं देते। फिर एकदम से जब नीट 12th बोर्ड होने के बाद कुछ मंथ ही बाकी रहते हैं नीट के एग्ज़ाम में, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो इस वजह से, और कंटेंट भी जो इतना सारा फैला हुआ होता है, इतना सारा आप फैला देते हैं, मतलब उसको कंसाइज करके आपने नहीं रखा, तो लास्ट मोमेंट पे जब कुछ मंथ ही बचे होते हैं तो हम इसे रिवाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये चीज़ इसे डिफ़िकल्ट बना देती है। लेकिन अब अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान रखें, उस कंटेंट जो भी मटेरियल आपका 11th 12th का, उसे कंसाइज करके शॉर्ट नोट्स के अंदर हर एक चैप्टर को 2 पेज में कन्वर्ट करके रख लें, तो लास्ट के मोमेंट पर जो टाइम बचा बोर्ड्स के बाद, तो वो उस टाइम को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इनको रिवाइज करने में। और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे नीट में सिलेक्शन के। और ये अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो ये आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। जो भी सेल्सियस में क्लासेस होती थी हमारी ऑफलाइन क्लासेस, उनको मैं कंटिन्यूसली लेती थी, मतलब कोई भी बीच में ब्रेक नहीं। जैसे कोई भी मुझे याद है जहाँ तक, मैंने कभी भी मतलब एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली थी, मतलब कंसिस्टेंसी मेंटेन करी थी शुरू से ही। जो भी अब क्लास के अंदर हमें पढ़ाया जाता था उसको अच्छे से पढ़ना, पूरे फोकस के साथ। मतलब जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बस उसे ही अपनी कॉपी में उतारना है, पर ऐसा नहीं होता। कि कुछ चीज़ कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर्स हमें पुरानी जो भी हमने चीज़ें पढ़ी हुई है उनको अभी जो पढ़ रहे हैं उनसे कोरिलेट करने के लिए वो लिखते नहीं है, बस अब बोल के बता देते हैं। तो अगर हमारा ध्यान मतलब फोकस अगर क्लास में नहीं होगा तो हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे और फिर हमें बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय कभी कभी क्या होता है, कोरिलेशन भी बहुत काम में आता है। तो इस चीज़ पे मैं हमेशा फोकस रहता था मेरा कि जो टीचर बोल रहे हैं उसको भी सुनना है, साथ में जो बोर्ड पे लिख रहे हैं उसे भी अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर उसके बाद क्लासेस ओवर होने के बाद घर पे जाके रेस्ट करके फिर उसके बाद मैं पूरा जो भी आज मैंने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज़ करना, मतलब जो भी
मतलब ऐसा होता है कि अपन सोचते हैं कि नहीं आज का रहने दो, कल कर लेंगे, ऐसा नहीं, मतलब उसे इकट्ठा नहीं करना है, रोज़ का रोज़ उसे पढ़ना है। जैसे आज क्लास हुई तो उसका घर जाके वापस रिवाइज़ किया, उसे पढ़ा जो भी हमने क्लास में पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब जैसे एनसीईआरटी का एक चैप्टर कोई भी टॉपिक पढ़ा तो उससे रिलेटेड अपने बुक लिया, जो भी अपना टेस्ट सीरीज़ मटेरियल, कोचिंग का मटेरियल दिया होता था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैंड टू हैंड साथ के साथ। तो इससे क्या होता है कि हमारा वो जो टॉपिक आज हमने पढ़ा वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर लास्ट के टाइम पे जब संडे होता था तो उस दिन हमारा टेस्ट होता था, पार्ट टेस्ट, जो भी हमने 1 वीक के अंदर पढ़ा है। तो अगर हम उसी दिन जो हम पढ़ के आए हैं उसी दिन अगर हम उसे रिवाइज़ कर लेते हैं तो लास्ट में हमें पूरा बर्डन नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले ही रिवाइज़ कर लिया, तो लास्ट डे पे हमें पूरा पार्ट रिवाइज़ करने में बहुत आसानी हो जाती थी। तो इससे मैं अच्छे से टेस्ट में परफॉर्म कर पाती थी। फिर लास्ट में जब पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता था तो उसमें 4 संडे को 4 टेस्ट हो गए, तो लास्ट के मंथ पे जो भी कंप्लीट सिलेबस होता था 1 मंथ का, उसे मैं रिवाइज़ कर लेती थी। तो लास्ट के टाइम पे जब नीट एग्ज़ाम आने वाला था तो इससे मुझे बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैंने पार्ट वाइज सबको रिवाइज़ कर रखा था और फिर लास्ट में भी रिवीजन कर रखा था। तो इससे अपन जो लास्ट के अंदर जो ग्रैंड मतलब लास्ट में जो रिवीजन करेंगे उसमें इतना बल्क होगा तो वो सब कंसाइज हो जाता था। तो ये बहुत हेल्प करता है। अगर मैं सेल्सियस ज्वाइन नहीं करती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सेल्सियस में टीचर्स आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनके पास होता है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी, और कोई भी मुझे अगर किसी भी चीज़ में डाउट होता था, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, तो वो हमेशा अवेलेबल रहते थे अब डाउट सॉल्व करने के लिए। और क्लासेस के अंदर मतलब पूरे डेडिकेटेड टीचर्स थे, मतलब पूरी क्लास में आपको कभी भी आप ऐसा नहीं लगता था कि कुछ टॉपिक हमारा छूट गया है। मतलब जो भी सिलेबस के अंदर जो टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक्स जो मोस्ट मतलब मेनली अपना जो नीट का जो एग्ज़ाम होता है मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड होता है, तो कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होता था कि जो हमें टीच नहीं किया गया हो क्लास में। तो हर टॉपिक पे ध्यान दिया जाता था और ये बताया जाता था कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, तो ज़्यादा पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस पर ज़्यादा फोकस, मतलब हमारा फोकस उस पर ज़्यादा रहता है कि हमें ये प्रिपेयर करना है अच्छे से। और साथ के साथ हमें नोट्स बनवाते थे अच्छे से। और टेस्ट सीरीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, जैसे पंचामृत टेस्ट सीरीज़ हमारे टाइम पे बहुत बड़ा रोल प्ले किया उसने, क्योंकि उसके अंदर वो पंचामृत टेस्ट सीरीज़ एनसीईआरटी बेस्ड थी। मतलब उसके अंदर अगर अपन एनसीईआरटी को अच्छे से उसके एनसीईआरटी तो पढ़ लेते हैं लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने अच्छे से कर नहीं पाते। तो नीट पंचामृत टेस्ट सीरीज़ के अंदर यही था कि जो भी क्वेश्चंस उसमें थे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, जो कि नीट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो उसने मेरी बहुत हेल्प करी। सेल्सियस और अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में डिफरेंस है कि यहाँ पे जो हमें टीचर्स गाइड कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो खुद डॉक्टर्स एंड आईआईटीएंस है। तो जिस पाथ को हमें फॉलो करना है वो पाथ से वो पहले ही गुजर चुके हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमें आने वाली है या क्या आ सकती है, क्या हम फेस कर सकते हैं, तो वो उन्होंने पहले से की हुई होती है फेस। तो वो हमें गाइड करते हैं कि किस प्रॉब्लम से हमें किस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और साथ ही यहाँ पे जो टीचर्स है वो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। आपके कुछ भी डाउट होता है वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं। और एक अच्छा पार्ट है मेंटरशिप का, जिसमें हर एक स्टूडेंट्स के लिए मतलब डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स को ग्रुप के अंदर, और उनका एक मेंटर डिसाइड कर दिया गया है, जो कि उस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको गाइड करते हैं और उनके टेस्ट के अंदर कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है ये सब देखते हैं। क्योंकि कई इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं कि बस वो लोग टेस्ट लेते हैं, मार्क्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उनको टीचर्स को कोई मतलब नहीं होता कि बच्चा मतलब किस लेवल, कहाँ है उसका लेवल है, या उसका लेवल और इंक्रीज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से फॉलो की जाती है। मतलब जो भी मेंटर उनके लिए डिसाइड किया गया है वो उनका टेस्ट पे भी फोकस रहेगा उनका कि बच्चा कहाँ पे लूज़ कर रहा है, मतलब उसका क्या वीक पॉइंट कहाँ पे है। तो वो चीज़ मेंटर्स गाइड, पार्शियलिटी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक समान रूप से देखा जाता है। कई जगह ऐसा होता है कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो इंटेलिजेंट है, रैंक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका एक अलग ग्रुप बना दिया जाता है और उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे सभी बच्चों को एक साथ लेके चला जाता है और सब पे बराबर की मेहनत की जाती है। सबसे पहले तो उसको कोई भी स्टूडेंट है, नीट एस्पिरेंट है, जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसको स्टार्टिंग से मतलब ध्यान देना चाहिए अपने प्रिपरेशन पे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। मतलब और जैसे आपको जो भी डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे आप अपना फ़ोन जैसे उस पर
यूट्यूब पे चलाते हैं, कोई एक वीडियो देखने जाते हैं और 17 उसमें चीज़ें आती तो उसको देखते देखते आप 1-2 घंटे वेस्ट कर देते हैं। सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबको छोड़ना पड़ेगा। मतलब या अगर चलो आपको है इम्पॉर्टेंट, कुछ चीज़ें होती जो जैसे कोई आजकल ये कोरोना पैंडेमिक चल रहा है तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो ज़रूरी भी है कि आप फ़ोन रखें, स्मार्टफ़ोन, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको अपन अपना डिस्ट्रैक्ट करें, ऐसा वो उसको बना लें, ऐसा नहीं करना है। आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो उसका यूट्यूब है या जो भी है उसका नोटिफिकेशन एक सेटिंग में होता है, उसको ऑफ कर दें, ताकि आपको जब ज़रूरत होगी कि मुझे यहाँ पे जाके इस ऐप पे जाना है और ये चीज़ सर्च करनी है, तभी आप जाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर नहीं वेस्ट करेंगे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देंगे। तो एक चीज़ तो ये पहली जो अभी चल रही है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और स्टार्टिंग से ही सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ। जैसे बायोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इतना मतलब 2 बुक होती है 11th और 12th की, तो उसमें सब इतना कंटेंट फैला हुआ रहता है। तो आप क्या करें कि जो भी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको एनसीईआरटी से रीड करा और उसमें जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है उसको लिख के आपने वहीं स्टिक कर दिया। जैसे मैंने भी ये किया था कि एनसीईआरटी के अंदर जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट थे उन सबको एक पेपर में लिख के उसमें स्टिक कर दिया था। ऐसे सारे चैप्टर की 11th की भी कर ली, 11th के चैप्टर्स, 12th के भी चैप्टर। तो इससे क्या होता है कि जो भी सारा आपका मटीरियल होता है जो आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो सभी एक जगह हो जाता है। तो इससे आपको लास्ट में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। और साथ के साथ इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप साथ के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लास्ट में जाके इतनी दिक्कत नहीं होगी। और उसमें क्या करना है कि जो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया उसके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसी वक्त उसको स्टार मार्क कर दीजिए। या फिर आपको नहीं पता था और आपका वो गलत हो गया, तो लास्ट में क्या होगा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो उन स्टार मार्क क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ऐसा करना है। अब केमिस्ट्री के अंदर भी यही करना है कि जो भी नोट्स हम क्लास में लिखते हैं उन सबको क्या करना है, कंसाइज वे में कम पेजेस में उसे कंप्लीट करना है। जैसे एक चैप्टर 20-25 पेजेस में अगर हुआ है क्लास के अंदर, तो उसको कम से कम आपको 2 या 3 पेजेस में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो अब जैसे अपन ने चैप्टर पढ़ लिया क्लास का, तो अब उसके अंदर आप जब उसको रिवाइज कर रहे होंगे, मेमोराइज़ कर रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको मेमोराइज़ करते समय याद नहीं आई होगी, क्योंकि जब आप वापस कॉपी खोल के देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये तो मतलब मुझे ये रिकॉल क्यों नहीं हुआ। तो उस चीज़ को स्टार मार्क करके उस 2 पेज जो अभी बताएं उसके अंदर लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते आप पूरी केमिस्ट्री को कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी अपनी कम से कम पूरी नीट का 11th-12th का सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो 10-12 कॉपीज़ हो जाती हैं, लेकिन वो लास्ट के टाइम पे रिवाइज नहीं हो सकती। तो अगर वो सब चीज़ें एक ही कॉपी में मतलब हर एक चैप्टर 1-2 पेज में होगा तो आप इजीली उसको रिवाइज कर पाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जैसे आप कम से कम 3 बार रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन इतना हो नहीं पाता, लेकिन आप एटलीस्ट 3 बार रिवाइज ज़रूर करें। अब फिज़िक्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो क्लास के अंदर पढ़े हैं, उन कॉन्सेप्ट के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि उनको शॉर्ट में डायग्राम बेस्ड या जो भी क्वेश्चंस आपका उससे रिलेटेड है उससे करके शॉर्ट में लिख लिया। लेकिन अब क्वेश्चंस जो हम क्लास में करते हैं तो अब उनको आप ऐसे कंसाइज नहीं कर सकते जैसे अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री के अंदर किया। तो मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं क्वेश्चंस को कैसे कंसाइज करूं। तो मैं क्या करती थी कि जो भी उसको कंसेप्चुअल पार्ट होता था, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह का था, उनको कंसाइज करके शॉर्ट में लिख लेती थी, वही 2 पेज वाला। लेकिन जो क्वेश्चंस होते थे उन पे जैसे जो सिंपल क्वेश्चंस होते थे उनको रहने देती थी। जो टफ क्वेश्चन मतलब जैसे ऐसा लगता था नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, उनको स्टार मार्क कर लेती थी कॉपी में ही। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हाईलाइटर का यूज़ करती थी फिजिक्स के लिए, क्योंकि उसके अंदर इतना सारा कंटेंट मतलब क्वेश्चन इतने सारे होते कि आप इतना कंसाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिजिक्स को अच्छे से कंसाइज क्वेश्चन को नहीं कर पाई, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट जो भी थे, कंसेप्चुअल पार्ट था, उसको कंसाइज करके हाईलाइटर का यूज़ करती थी। अगर आप कंसाइज वे में ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब जैसे किसी स्टूडेंट ने लेट स्टार्ट किया है, मतलब उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो अपने क्लास नोट्स को कंसाइज कर सके, तो वो क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी निचोड़ जो कि केमिस्ट्री की अवेलेबल है, बायोलॉजी के लिए अवेलेबल है, फिजिक्स के लिए अवेलेबल है, सेल्सियस ने जो अभी नई लॉन्च की है, तो वो ही सब चीज़ें जो अभी मैंने बताई कंसाइज वे में कैसे आप कर सकते हैं वो पहले से ही अवेलेबल है। तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस उसे एक बार पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी निचोड़ बायोलॉजी के लिए है। इसमें जो हमारी 11th-12th की एनसीईआरटी होती है, जो इतनी थिक बुक्स होती है, उनको 168 पेजेस में कन्वर्ट किया गया है।
और उसके अंदर हमको एक एक लाइन पढ़ने के लिए मतलब हर पैराग्राफ पे ध्यान देना पड़ता है, मतलब एक एक लाइन की कहीं से भी, क्योंकि जो नीट का एग्ज़ाम होता है कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। लेकिन इस बुक में ऐसा किया गया है कि जो भी कोई भी पैराग्राफ है अपना किसी भी चैप्टर का, उसमें जो काम की चीज़ें हैं, मतलब जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, उसको पूरा इसमें कंसाइज करके समराइज़ किया गया है। और इसके अंदर एक ख़ास बात यह है कि सारे जो भी कलर्ड डायग्राम्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जो पहले जब हमारे टाइम पे जो एनसीईआरटी थी उसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स थी, लेकिन उसको सब चीज़ें अपडेट, मतलब कुल मिला के ये अपडेटेड है एनसीईआरटी, जो कि कंसाइज की हुई है। और इसके अंदर एनसीईआरटी के अपडेट्स के साथ साथ जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो अलग से बुक आती है जिसके अंदर क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो नीट के अंदर एज इट इज़ पूछे गए हैं, तो वो भी इसके अंदर अपडेटेड हैं। ये एनसीईआरटी क्यू बैंक फॉर बायोलॉजी है। इसके अंदर हर चैप्टर के लिए 100 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके अंदर क्रॉस मैचिंग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और इसमें ये ध्यान रखा गया है कि हम बहुत सारी बुक्स सॉल्व करते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं, और किसी बुक में होता है कि बहुत मिनिमम क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बायोलॉजी में हमें ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे उस बुक को चूज़ करें जिसके अंदर हमारा एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं वो सब आ जाए, और ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, तो वो चीज़ इसमें बहुत अच्छे से ध्यान रखी गई है। इसलिए इसमें सिर्फ 100 क्वेश्चन दिए गए हैं हर चैप्टर वाइज। और एनसीईआरटी के अलावा अगर स्टूडेंट्स में रहता है कि एनसीईआरटी तो कवर हो गई, लेकिन अगर नीट के अंदर एनसीईआरटी से बियॉन्ड अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो हर चैप्टर के बाद में 5 to 10 क्वेश्चन दिए गए हैं बियॉन्ड एनसीईआरटी, अलग से हेडिंग डाल के। और इसकी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट होता है तो आंसर की के लास्ट में एक QR कोड दिया गया है जिसे आप स्कैन करके डायरेक्ट इस बुक के ऑथर से कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो भी आपका डाउट है वो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ये एनसीईआरटी निचोड़ फॉर केमिस्ट्री, इसके अंदर जो हमारी एनसीईआरटी की 4 बुक्स हैं उसको समराइज़ करके एक बुक के अंदर कन्वर्ट किया गया है। जो भी चीज़ मतलब केमिस्ट्री के अंदर जो एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इजीली आपसे इससे सॉल्व होंगे। और इसके अंदर इसकी ख़ास बात यह है कि जब ये बुक पब्लिश हुई थी तो अमेज़ॉन पे बेस्ट सेलर बुक में इसको ये फर्स्ट रैंक था इसका जब ये पब्लिश हुई थी। और इसके अंदर हर चैप्टर से पहले एक कॉन्सेप्ट मैप दिया हुआ है जिसमें जो भी पूरे चैप्टर के अंदर जो भी आप पढ़ते हैं उसको पूरा मैप के थ्रू, मतलब एक बार आप उसकी रीडिंग कर लेंगे तो आपके माइंड में पूरा क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर के बारे में। और लास्ट में इसके अंदर एक बात यह है कि हर चैप्टर वाइज ना देके इसमें सेक्शन में डिवाइड किया गया है, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, और हर कॉन्सेप्ट मैप के साइड में QR कोड दिया गया है। अगर आपको कॉन्सेप्ट मैप समझने में कोई दिक्कत होती है तो उस QR कोड को स्कैन करके आप YouTube से इजीली उस कॉन्सेप्ट मैप को समझ सकते हैं। और लास्ट में सुपर 90 कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दिया है। और इसके अलावा जो केमिस्ट्री के अंदर हमारे जो भी रिएजेंट्स काम में आते हैं वो एक साथ इसमें लास्ट में दिए हुए हैं, और नेम रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है नीट के एग्ज़ाम के लिए, वो भी इसमें दी गई है लास्ट में। और ये बुक हमारे टाइम पे जब हमने प्रिपरेशन की थी तब ये बुक अवेलेबल नहीं थी, तो अगर ये बुक हमारे टाइम पे अवेलेबल होती तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ सकता था, क्योंकि 4 बुक्स को पढ़ना और एक सिंपल इस एक बुक को पढ़ना बहुत, मतलब इसके अगर हम इसे पढ़ते तो हम उस 4 बुक को अगर हमने 2 बार रिवाइज़ किया तो इसे कम से कम 4 बार रिवाइज़ कर सकते थे और हम हमारा स्कोर बूस्ट कर सकते थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि कम टाइम में अच्छे से रिवीजन करने के लिए आप इस बुक को फॉलो करें। रिसेंटली सेल्सियस और नीट काका जी ऐप ने एनसीईआरटी निचोड़ टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की है, जिसके फीचर्स बिल्कुल 95 टेस्ट सीरीज़ जैसे ही हैं। और इसके अंदर ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, मतलब आपको हर एक लाइन जो एनसीईआरटी के अंदर जिससे क्वेश्चन पुट अप हो सकता है हर वो क्वेश्चन आपको उस टेस्ट सीरीज़ में मिलेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैंने जब नीट का एग्ज़ाम फर्स्ट बार दिया था तो नीट में फ़िज़िक्स में मेरे 70 मार्क्स आए थे, लेकिन फिर बाद में जब 621 मार्क्स आए थे टोटल, तब उस टाइम मेरे फ़िज़िक्स में 150 मार्क्स थे। तो ये इम्प्रूवमेंट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस से किया कि जो भी हमें क्लास के अंदर टीच किया जाता था, जो भी कॉन्सेप्ट था
जिस भी चैप्टर का जो भी था उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस उसी दिन करे, मतलब जैसे पर डे आपको 100 क्वेश्चन फिजिक्स के तो करने ही हैं। और ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट ही टफ क्वेश्चन जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस थे या फिर HCV के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के कर लिए, ऐसा नहीं करना है। पहले आपको सिंपल, जिसमें सिंपल कॉन्सेप्ट लगता हो, बिल्कुल ईजी NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते थे, वो करें। उसके बाद मतलब एटलीस्ट 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन पे बढ़िए जहाँ पे 1 से 2 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हो या 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हो, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं। क्योंकि जब मेरे 70 मार्क्स आए थे स्टार्टिंग में, तो मैं सोचती थी कि मैं डायरेक्ट HCV के क्वेश्चंस कर लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप बेसिक NCERT के क्वेश्चन, जो मेनली आप बोल सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं या उनमें कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल होते हैं कि सिंपल एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है और सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं डायरेक्ट HCV क्वेश्चन कर लूँ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको पहले स्टार्टिंग से धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि नीट काकाजी ऐप है, उसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, MCQs दिए हुए हैं, उसमें लेवल डिसाइड किया हुआ है। मतलब जैसे पहले आपको सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, उसके फिर ऊपर फिर क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चंस करेंगे। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करें कि आपको एक साथ ही हार्ड क्वेश्चन पे नहीं जाना है, धीरे धीरे बढ़ना है। इससे आपकी फिजिक्स इंप्रूव होगी और प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, रोज 100 क्वेश्चन एटलीस्ट फिजिक्स के करें। नीट काकाजी ऐप सेल्सियस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस पर ईच सब्जेक्ट की, जैसे अपने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, इसकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो हर टॉपिक की हर सब्जेक्ट में हर चैप्टर वाइज वीडियो अवेलेबल है। और इसमें जो टेस्ट सीरीज़ की बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपके लेवल के अनुसार टेस्ट सीरीज डिवाइडेड है, जैसे समर्पण, सानिध्य, रैंकर्स, संकल्प और नीट पंचामृत टेस्ट सीरीज़, NCERT निचोड़ टेस्ट सीरीज़। और साथ के साथ और अच्छी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स को उनके अच्छे मार्क्स भी होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि काउंसलिंग में कैसे पार्ट लेना है। कई बार स्टूडेंट्स अपनी काउंसलिंग में ढंग से पार्ट लेने की वजह से एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने वाला था उनको, लेकिन वो ले नहीं पाते क्योंकि उनको काउंसलिंग की नॉलेज नहीं होती है। तो इसमें काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल है। और इसमें एक चीज़ और है कि डाउट सेक्शन नीट काकाजी का अच्छा पार्ट है कि उसमें आपको अगर कोई भी डाउट होता है MCQ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं और टीचर्स आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। और MCQ जो इस नीट काकाजी ऐप में अवेलेबल है, उसमें मतलब सब डिवाइड कर रखा है कि उसके अंदर, जैसे बायोलॉजी की बात करें तो उसके अंदर क्रॉस मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो, क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनका अलग अलग सेक्शन बना रखा है। तो जिससे क्या होता है कि सब हौच-पौच मिक्सअप नहीं हो पाता और आपको हर लेवल अपना बूस्ट करने का मौका मिलता है। नीट काकाजी ऐप पे कुछ चीज़ें फ्रीली अवेलेबल है, लाइक NCERT बुक्स, NCERT एग्जाम्पलर बुक्स और हाई वेटेज लो वेटेज टॉपिक्स, जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि किस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो वो सब चीज़ें उसमें डिवाइड करके इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फ्रीली अवेलेबल।